यही मुख्यमंत्री इन्होंने इंटरव्यू में कहा था, मुझे गर्व है क्षत्रिय होने पे। उस जाति के नाम पर जातिवाद चलेगा तो इसका मतलब उस आपकी जाति को 85% जाति का दुश्मन बनाया जा रहा है। देखिए ऐसा है कि एक हम लोगों के टाइम में बचपन में लकड़ सूंघा चलता था। ये क्या होता है? तो लकड़ सूंघा जो होता था तो वो आता था तो कई बच्चों को लकड़ी सूंघा के और लेके चला जाता अपहरण करके चला जाता था। आजम खान छूट गए हैं, इरफान सोलंकी को बेल मिल गई। बहुत दिन तक जेल में रहे, जैसे आप लोग सब लोग हैं दिल्ली में रहें, तो क्या दिल्ली और यूपी में सिमिलर कार्रवाई चल रही है? देश में समानता है। इस सट्टा भी किसी के पास मिल जाए तो जेल फेल सब हो जाती है। राजा भैया की बीबी ने बड़ा वीडियो जारी किया, तमाम चीज़ें लिखी, उनकी पत्नी है तो ज़ाहिर बात है बहुत कुछ उनके बारे में जानती ही होंगी, पूरा उनका जखीरा दिखाया, लेकिन कार्रवाई कुछ दिख नहीं रही। लेकिन अगर जाति के आधार पर कोई समाज का तबका अपना अधिकार मांगने के लिए एकत्रित हो, सपोज कीजिए निषाद समाज के लोग, वो अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई निषाद समाज के लोगों को नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, वो उनको मिलना चाहिए। तो इसमें कौन सी गलत बात कर रहे हैं? इसलिए तो या राजभर समाज के लोग हैं, या प्रजापति विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, सोनकर समाज के लोग हैं, पासी समाज के लोग हैं, तो समाज की देखिए ये कड़वी सच्चाई है जाति, और जाति के आधार पर आरक्षण है इस देश में। जाति के आधार पर आरक्षण है। अगर मान लीजिए वो आरक्षण का हक मारा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा ना किस जाति के लोगों का हक मारा गया, किस जाति के लोगों ने हक मारा। यही मुख्यमंत्री इन्होंने इंटरव्यू में कहा था, मुझे गर्व है क्षत्रिय होने पे। तब उनको समझ में नहीं आ रहा था ये आदेश जारी किए। आपको अपनी जाति पे गर्व हो सकता है, आप गर्व कीजिए, गर्व सबको अपनी जाति पे होना चाहिए, लेकिन अपनी जाति पे गर्व होने के साथ साथ समाज के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। क्षत्रिय जाति पे मुझे गर्व है, लेकिन अगर हम क्षत्रिय जाति पे गर्व करके दूसरे लोगों का हक मार रहे हैं वो तो ठीक नहीं है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं मैं पिछड़े समाज से हूँ। गर्व से कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके नाम पर पिछड़ों का वोट मिलेगा। उनको एक भावनात्मक खेल खेलना है, पिछड़ों का वोट लेना। बोलते हैं वो कि मैं पिछड़े समाज से हूँ, वहाँ उन्होंने तो एक सभा में तोड़ मरोड़ करके, अमेठी में प्रियंका गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ करके कहने लगे कि मैं ये हूँ वो हूँ। पिछड़ों का मैं वो शब्द बोल भी नहीं सकता, उन्होंने और 4 लाइन उसको बढ़ा दिया। तो देखिए जाति इस देश की कड़वी सच्चाई है, और जाति के आधार पर अगर भेदभाव होगा, अगर मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाएगा जाति के नाम पे, बगल में साथ बिठा के खाना खाने से रोका जाएगा जाति के नाम पे, अगर मिड डे मील में जाति के नाम पे बच्चे कहेंगे कि हम, क्योंकि ये दलित महिला ने खाना बनाया इसलिए पूरे गांव के लोग कहेंगे हम इसका खाने का बहिष्कार करेंगे, अगर इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो वो बोलना पड़ेगा। जाति कभी नहीं जाती। तो इसलिए जाति कभी नहीं जाती। अगर आप समाज में समन्वय चाहते हैं तो उसका तरीका ये है जिसका जो अधिकार है वो उसको दीजिए, तभी समन्वय बनेगा ना। खाली आप ऐसे करके कोऑपरेटिव बैंक में अभी जो मामला सामने आया तो उसमें एक जाति का 15 क्षत्रिय हो गए, 4 ब्राह्मण हो गए, बाकी आरक्षण आपने खा लिया। तो आप बताइए क्या ये लोग 85% आबादी के बीच में ये मुद्दा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अच्छा, उसमें भी जो 15 क्षत्रिय जाति के लोगों का आपने किया, उसमें 6 बैंक के जो अध्यक्ष हैं उन्हीं के परिवार के लोगों का कर दिया। तो आपकी तो जाति के यहाँ क्या दिक्कत है? सवाल आपको भी दिक्कत होनी चाहिए। नहीं, हमको तो होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए जिस जाति के लोग सत्ता में होते हैं, ताकत में होते हैं, उनको ज़्यादा सावधान होना चाहिए कि अगर उस जाति के नाम पर जातिवाद चलेगा तो इसका मतलब उस आपकी जाति को 85% जाति का दुश्मन बनाया जा रहा है। आपकी जाति को 85% जाति के बीच में गुस्से और आक्रोश का कारण और शिकार बनाया जा रहा है। आप बताइए वो 15 ठाकुर जो हुए हैं उसमें गांव के किस गरीब ठाकुर का भला हो गया? सब बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हैं, और उसके चक्कर में क्या हो रहा है? गांव का ठाकुर जो 85% आबादी इस देश के पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की है,
अल्पसंख्यकों की है, वो कह रहे साहब जातिवाद चल रहा है। तो क्षत्रिय जाति के लोग 85% आबादी के गुस्से का, आक्रोश का अनावश्यक शिकार बन रहे हैं। मैं इसके लिए विरोध करता हूं, उसके लिए गालियां भी खाता हूं, लेकिन हमारे बिरादरी के लोगों को आज समझ में आ जाए या 10 दिन बाद समझ में आ जाए, आना तो चाहिए। आप बड़ा निराश है, लेकिन मोदी जी ने देखिए कितना बड़ा तोहफा दिया। दिवाली से पहले सब GST हटा दिए, हर चीज़ में रवि किशन, मनोज तिवारी कह रहे हैं सब चीज़ 50% में मिलेगी। देखिए ऐसा है कि एक हम लोगों के टाइम में बचपन में लकड़ सूंघा चलता था। ये क्या होता है? तो लकड़ सूंघा जो होता था तो वो आता था तो कई बच्चों को लकड़ी सूंघा के और लेके चला जाता, अपहरण करके चला जाता था। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही लकड़ सूंघा हैं, बीच बीच में प्रकट होकर कुछ ना कुछ लकड़ी सूंघाने लगते हैं। अब वो पहले आए तो उन्होंने कहा कि देखो नोटबंदी हम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी क्रांति है, सब लोग उत्सव मनाइए। तो पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया उत्सव मनाने के लिए। कहने लगे भाइयों बहनों 50 दिन देना, अगर तुम्हारी तकदीर नहीं बदली तो हमें चौराहे पे खड़ा होकर फांसी दे देना। अब जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री कोई फांसी तो दे नहीं सकता। 100 लोग बेचारे लाइन में लग के मर गए। इस देश के गरीब आदमी जिनके पास पैसा नहीं था वो कई दिनों तक लाइन में लगे रहे, मर गए वो। नोटबंदी से न काला धन गया, न आतंकवाद गया, न जाली नोट गया, जश्न मनाया पूरे देश ने। फिर आए 2017 में, कहने लगे रात को 12 बजे हम आपको दूसरी आज़ादी देंगे। इस देश को दूसरी आज़ादी मिलने जा रही भाइयों बहनों, आर्थिक क्रांति होने जा रही है, बदलाव होने जा रहा है, आपकी जीवन शैली बदल जाएगी। लता मंगेशकर का गाना सुनिए और 5% का टैक्स बढ़ा के 28% करवाइए। देश की जनता उसमें भी जश्न मनाने लगी। हमारे देश की जनता जश्न मनाने में बहुत तेज है, तुरंत जश्न मनाने लगा। अरे मोदी जी ने कह दिया जश्न मनाओ, 28% टैक्स हो गया, 28% टैक्स हो गया। मतलब हिंदुस्तान दुनिया का इकलौता देश है जो टैक्स बढ़ाने का भी जश्न मना सकता है। मोदी जी को पता है ये बात। लकड़ सूंघा, लकड़ी सूंघाया, ले गया, हो गए। अब आ गए एक दिन, अभी शाम को 5 बजे प्रकट हुए, बहुत गुस्से में थे। उन्होंने डांटा मोदी को। मोदी जी आए, मोदी जी ने मोदी जी को डांटा बहुत जोर जोर से। कहने लगे हे मोदी, तुमने हमारे देश की जनता से 127 लाख करोड़ रुपए लूट लिया। 8 साल तक तुमने GST के नाम पे देश की जनता को लूटा, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम टैक्स ठीक करने जा रहे हैं और बचत उत्सव मनवाने जा रहे हैं। तो मैंने भी थोड़ा पलटा देखा कि भैया ये बचत उत्सव क्या है, तो पता चला वो बचत उत्सव नहीं है, चपत उत्सव है। अब इस देश की जनता को बाद में पता चलेगा, हर घटना के बाद में पता चलता है कि लकड़ सूंघा जो है लूट के लेके चला गया। लेकिन वो मनोज, अब मैं बता रहा हूँ आपको, उनको तो छोड़ दीजिए भाई, वो हीरो हीरोइन है, सब अपना कहते रहेंगे कि अरे आपके सहयोगी, आपके साथी हैं संसद में, साथी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मेरे साथियों से मुझे मत लड़ाइए, उनसे झगड़ा नहीं है हमारा जिन लोगों से झगड़ा है वो मैं अपना ध्यान वहीं पे केंद्रित रखता हूँ। तो इन्होंने क्या किया फिर कि कहने लगे साहब अब बचत उत्सव है, तो मैंने कहा ये चपत उत्सव है। तो क्या किया कि जैसे मान लीजिए फिनिश आइटम है, उस पर टैक्स था 5%, तो उसको घटा के 0% कर दिया। अब वो फिनिश आइटम जिस चीज़ से बनता है, कच्चा माल जो है, उस पर टैक्स था 12%, तो उसको बढ़ा के कर दिया 18%। तो मोदी को समझाया कि ऐसे नहीं लूटा जाता है, ऐसे लूटा जाता है। तो अब बचत उत्सव मना रहे हैं सब, बाद में पता चलेगा कि आजम खान छूट गए हैं, इरफान सोलंकी को बेल मिल गई। बहुत दिन तक जेल में रहे, जैसे आप लोग सब लोग हैं दिल्ली में रहें, तो क्या दिल्ली और यूपी में सिमिलर कार्रवाई? पूरे देश में समानता है इस मामले में। अच्छा, इस मामले में पूरी तरह से समाजवाद है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ विपक्ष के लोगों को जेल खानी पड़ेगी, लाठी भी खानी पड़ेगी, मुकदमे भी लिखवाना पड़ेगा, जांच के दायरे में भी रहना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, यहाँ समान व्यवहार। एक आखिरी सवाल, एक कट्टा भी किसी के पास मिल जाए तो जेल फेल सब हो जाती है। राजा भैया की बीबी ने बड़ा वीडियो जारी किया, तमाम चीज़ें लिखी हैं, उनकी पत्नी है तो जाहिर बात है बहुत कुछ उनके बारे में जानती ही होंगी, पूरा उनका जखीरा दिखाया, लेकिन कार्रवाई कुछ दिख नहीं रही। देखिए मैं समझता हूँ इस पर कानूनी जो कार्रवाई अपना चल रही वो चलनी चाहिए। मैं कभी भी किसी राजनीतिक व्यक्ति के पारिवारिक मामलों में टिप्पणी नहीं करता, ये मेरा अपना
शुरू से एक सिद्धांत रहा है। तो क्योंकि मैंने खुद देखा सोमनाथ भारती जी के मामले को लेके किस तरह से उनको पूरे मामले को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया, बाद में फिर परिवार एक हो गया। तो ये पारिवारिक झगड़ा है तो उसको अपने ढंग से ही चलने दीजिए, उसका जो कानूनी समाधान निकल सकता है वो निकलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।